Hi friends, this is Hamad Khaliq and you are watching my YouTube channel English Mentor. I once again welcome you to my channel. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉज के बारे में कि क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं और वो कौन कौन से हैं। दोस्तों क्लॉज का डेफिनेशन तो आप लास्ट वीडियो में जान चुके होंगे कि क्लॉज वो शब्दों का ग्रुप होता है, अल्फाज के उन ग्रुप को कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो और वो सेंटेंस का एक पार्ट बन रहा हो। वहीं पर मैंने आपको यह भी बताया था कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉज के बारे में। दोस्तों देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। क्लॉज वो 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है मेन, प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको आप 3 नाम से जान सकते हैं, या तो आपका ये मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तीनों में से किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। इसका 2 नाम है, या तो आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज इन तीनों प्रकार का, इन तीनों टाइप्स का हो सकता है। आइए आप सबको अलग अलग जानते हैं कि मेन क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में कि उसका डेफिनेशन क्या है। ए क्लॉज दैट मेक्स गुड सेंस and can stand by itself as a separate sentence is called the principal clause। यानी प्रिंसिपल क्लॉज उस क्लॉज को बोलते हैं कि जिसका एक गुड सेंस हो, जिसका एक अच्छा मतलब हो, उसका निकल रहा हो, और and that can stand by itself as a separate sentence। और उसका इतना अच्छा सेंस हो, इतना मीनिंगफुल वो क्लॉज हो कि अगर उसको सेंटेंस से अलग भी कर दिया जाए तो वो खुद एक सेंटेंस बन सके। उसके अंदर इतनी क्षमता हो कि अगर उसको उस सेंटेंस से निकाल भी लें तो वो इतना मीनिंगफुल हो कि वो खुद एक अलग सेंटेंस बन सके, ठीक है। यह है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। दोस्तों प्रिंसिपल, अगर इस वर्ड पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अहम, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, यानी सेंटेंस के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रिंसिपल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। इसी को प्रिंसिपल बोलते हैं और इसका डेफिनेशन भी इसी वर्ड के मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रिंसिपल से, इस वर्ड के मीनिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो ध्यान में रखिए, प्रिंसिपल क्लॉज ऐसा होता है कि जिसका एक मीनिंगफुल सेंस हो, गुड सेंस हो, और अगर उसको सेंटेंस से अलग भी निकाल लें, ठीक है, तो वो खुद एक सेंटेंस बन सके, इतना वो मीनिंगफुल हो, ठीक है। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। बर्ड फ्लाई एंड फिश स्विम, ये एक सेंटेंस है। बर्ड फ्लाई एंड फिश स्विम, ये एक सेंटेंस है जो 2 क्लॉज से मिलकर के बना है। इसका मतलब क्या है? बर्ड फ्लाई यानी कि पक्षियां उड़ते हैं, परिंदे उड़ते हैं, एंड फिश स्विम, मछलियां तैरती हैं, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉज है, एक है बर्ड फ्लाई और एक है फिश स्विम। ये 2 क्लॉज से मिलकर के एक सेंटेंस बना है। इन दोनों में कौन है मीनिंगफुल, कौन है प्रिंसिपल क्लॉज? पहले उसका हम मीनिंग देखेंगे कि वो अगर उसका मीनिंग इतना वो सेंसिबल सेंटेंस है कि अगर उसको हम अलग से भी लिख दें तो वो एक सेंटेंस बन सके। इसका मीनिंग है बर्ड फ्लाई, पक्षियां उड़ते हैं, ठीक है, परिंदे उड़ते हैं। इस सेंटेंस को, बर्ड फ्लाई को अगर हम निकाल लें, ठीक है, तो ये एक अलग से सेंटेंस बन सकता है, ठीक है, क्योंकि बर्ड फ्लाई, पक्षियां या परिंदे उड़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है? बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। इसको अगर हम निकाल के कहीं दूसरी जगह रखेंगे तो वो एक सेंटेंस बन जाएगा और उसका कोई मीनिंग में कोई कमी नहीं आ पाएगी। इसी तरह है फिश स्विम, मछलियां तैरती हैं। इसके अंदर पूरी जानकारी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बर्ड फ्लाई को हम हटा दें तो फिश स्विम पर कोई फर्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। या अगर हम फिश स्विम को हटा दें तो बर्ड फ्लाई पर कोई फर्क पड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोनों का दोनों क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज का डेफिनेशन इस पर अप्लाई हो रहा है, फिट हो रहा है कि प्रिंसिपल क्लॉज को अगर हम इसके सेंटेंस में से निकाल ले तो वो खुद एक सेंटेंस बन सके। तो यहाँ पर बर्ड फ्लाई एक सेंटेंस बन सकता है, इसको हम 2 सेंटेंस बना सकते हैं। एंड को आप हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप दे दीजिए, यहाँ पर भी ये फुल स्टॉप दीजिए और फिश को क्या एफ को आप कैपिटल में कर दीजिए, ठीक है। बर्ड फ्लाई, फिश स्विम, ये दोनों एक अब अलग अलग सेंटेंस बन गया, इसके मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा एग्जांपल है दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम।
उन्होंने आराम किया जब शाम हुई। इस सेंटेंस के अंदर भी दो क्लॉज है, एक दे रेस्टेड, एक व्हेन इवनिंग केम। अब इसका मीनिंग हम देखते हैं अलग अलग करके। दे रेस्टेड इसका मीनिंग है उन्होंने आराम किया, वे आराम किए। व्हेन इवनिंग केम जब शाम आई। अब इसमें से हम जो मीनिंग है इसका, उसमें से आप पता लगाइए कि कौन सा मीनिंग ऐसा है कि जिसको जो अलग से एक सेंटेंस बन सकता है। दे रेस्टेड, ठीक है, उन्होंने आराम किया, और व्हेन इवनिंग केम जब शाम आई। दोस्तों दे रेस्टेड को आप अलग से एक सेंटेंस बना सकते हैं बिना व्हेन इवनिंग के। व्हेन इवनिंग अगर ना भी हो तो दे रेस्टेड एक सेंटेंस बन सकता है, लेकिन व्हेन इवनिंग केम जब शाम आई इसको आप सेंटेंस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग जो है कंप्लीट नहीं है, वो गुड सेंस नहीं दे रहा है। किसी को अगर हम बोलेंगे जब शाम आई, जब शाम हुई, तो सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है बात समझाने के लिए। किसी को अगर बात समझानी है तो इस सेंटेंस से, इस क्लॉज से पहले भी आपको कुछ बात ऐड करनी होगी, ठीक है। तो व्हेन इवनिंग केम अलग से एक सेंटेंस नहीं बन सकता है, क्योंकि वो हमेशा दे रेस्टेड इस पार्ट का ये मोहताज है, ठीक है। इसीलिए दे रेस्टेड ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये अलग से एक सेंटेंस बन सकता है। दे रेस्टेड कह देने से बात समझ में आ जाती है। तो उन्होंने आराम किया, वे आराम किए। तो दे रेस्टेड ये प्रिंसिपल क्लॉज, और व्हेन इवनिंग को हम प्रिंसिपल क्लॉज नहीं बोलेंगे। वो कौन सा क्लॉज है आगे आपको मालूम हो जाएगा। अगला एग्जांपल है यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। तुम पास हो जाओगे अगर तुम मेहनत करो। इस सेंटेंस के अंदर भी दो क्लॉज हैं, एक है यू विल पास, एक है इफ यू वर्क हार्ड। ये दोनों क्लॉज देखते हैं कि ये इसमें से, इन दोनों में से कौन सा है प्रिंसिपल क्लॉज। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ठीक है। इसको अगर हम अलग कर दें तो क्या इफ यू वर्क हार्ड इसका मीनिंग पूरा हो सकता है। इफ यू वर्क हार्ड अगर तुम मेहनत करो, ठीक है, या अगर तुम मेहनत करो इसको हम रहने दें, ठीक है, इसको हम हटा दें, और यू विल पास को अगर हम रहने दें तो क्या इसका मीनिंग हो सकता है। बिल्कुल, यू विल पास का मतलब होता है तुम पास हो जाओगे। कोई भी बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, आप उसको बोल सकते हैं यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, तो क्या उसको बात समझ में आ जाएगी। तो यू विल पास ये एक सेंटेंस बन सकता है अलग से। अगर इफ यू वर्क हार्ड ये ना भी रहे दूसरा क्लॉज, तो यू विल पास एक सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। तो यू विल पास को बोलेंगे कि ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड अगर तुम मेहनत करते हो, अगर तुम मेहनत करो, इसको अलग से अगर हम सेंटेंस बनाए तो ये नहीं बन सकता है, क्योंकि मीनिंग के हिसाब से ये अधूरा है अभी। अगर तुम मेहनत करो बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो इफ यू वर्क हार्ड ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसमें बर्ड फ्लाई, इसमें पहले वाले सेंटेंस में दोनों के दोनों क्लॉज वो प्रिंसिपल क्लॉज हैं, ठीक है। दे कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, इसलिए इसको हम सब क्लॉज बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। इस सेंटेंस के अंदर दे रेस्टेड ये था प्रिंसिपल क्लॉज, और यू विल पास इसमें ये है प्रिंसिपल क्लॉज। तो उम्मीद है कि ये प्रिंसिपल क्लॉज आपको सही से समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं अच्छा, प्रिंसिपल क्लॉज का एक और नाम जो आपको पता होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट इसलिए इसको बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पर मुनहसिर ना हो, किसी पर टैग लगाया हुआ ना हो। तो ये सब जो क्लॉज है, बर्ड फ्लाई, फिश स्विम, दे रेस्टेड, यू विल पास, ये किसी सेंटेंस का या किसी पार्ट का मोहताज नहीं है, ये खुद भी एक सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइए आप जानते हैं कि क्लॉज का दूसरा टाइप क्या है। दोस्तों क्लॉज का दूसरा टाइप है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका डेफिनेशन समझने से पहले आप इस वर्ड पर गौर कीजिए, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग को समझ लेने के बाद यह डेफिनेशन आप खुद से समझ सकते हैं। दोस्तों सबऑर्डिनेट का मीनिंग आता है डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट का मतलब होता है महकूम, जो किसी के मातहत काम करे, जो किसी के हाथ के नीचे काम करे, जो किसी के अंडर में रह करके काम करे, ठीक है। और डिपेंडेंट, और इसका दूसरा नाम क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, इसीलिए ये पढ़ा है क्योंकि वो दूसरे पार्ट पर डिपेंड करता है। तो सबऑर्डिनेट्स का मतलब ये हुआ जो किसी पर डिपेंड करता हो, ठीक है। और वो किस पर डिपेंड करेगा आइए आप जानते हैं डेफिनेशन से। इसका डेफिनेशन ये है कि a clause that does not make complete sense and cannot stand by itself and is dependent on the principal clause is called the subordinate clause। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है कि जिसका कंप्लीट मीनिंग ना हो, does not make complete sense, उसका मीनिंग पूरा ना हो,
ठीक है। और जब मीनिंग पूरा नहीं होगा तो कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, वो एक अलग से एक सेंटेंस भी नहीं बन सकता है। और वो एंड इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज उसी वक्त मीनिंगफुल होगा जबकि उससे पहले या उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज आए, ठीक है, क्योंकि वो इसी पर प्रिंसिपल क्लॉज पर ही वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज को हटा लें तो सबऑर्डिनेट क्लॉज फिर वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। आइए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल मैंने उसी एग्जांपल को लिखा है फिर से कि दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, उन्होंने आराम किया जब शाम आई। दोस्तों आपने देखा था पिछले एग्जांपल में कि दे रेस्टेड प्रिंसिपल क्लॉज था, ठीक है, क्योंकि दे रेस्टेड को हम अगर हटा लें तो ये एक अलग से सेंटेंस बन भी सकता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट है व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई। व्हेन इवनिंग केम है, यही है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि जब शाम आई ये इसका मीनिंग तब तक के पूरा नहीं होगा जब तक कि दे रेस्टेड को ना लाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज है, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, और व्हेन इवनिंग केम ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसको अलग से सेंटेंस के तौर पर भी हम इसको नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और ये मीनिंग को पूरा करने में दे रेस्टेड पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो व्हेन इवनिंग केम को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। अगला एग्जांपल है यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे अगर तुम मेहनत करो। तो यू विल पास तो आपने जाना कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करो, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि अगर तुम मेहनत करो सुनने में ही ये ऐसा लग रहा है कि इसका मीनिंग अधूरा है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये इफ यू वर्क हार्ड ये मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो यू विल पास ये हो गया मेन क्लॉज, और इफ यू वर्क हार्ड ये हो गया डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगला एग्जांपल है ही बॉट ए कार व्हिच वाज टू एक्सपेंसिव। ये सेंटेंस भी दो क्लॉजेस से मिलकर के बना है। एक है ही बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदा, व्हिच वाज टू एक्सपेंसिव जो बहुत ही महंगा था, कीमती था, ठीक है। तो ही बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदा, यह है प्रिंसिपल या मेन क्लॉज, क्योंकि ये अलग से अगर इतना ही यहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया जाए कार पर तो ये एक अलग से एक सेंटेंस बन सकता है। किसी के बारे में भी आप बोल सकते हैं ही बॉट ए न्यू कार, या ही बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदा, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, क्यों? बिकॉज इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ टू मेक ए कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन विच वॉज टू एक्सपेंसिव, जो बहुत ही महंगा था, किसी को अगर आप सिर्फ इतना बोले जो बहुत महंगा था तो क्या हुआ, आपकी बात समझ जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो विच वॉज टू एक्सपेंसिव ये मीनिंगलेस भी था, मीनिंगलेस भी मतलब कि उसका कंप्लीट सेंस नहीं है, ठीक है। और वो इस पार्ट पर डिपेंड करता है, ही बॉट ए कार, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज पर ये डिपेंड कर रहा है विच वॉज टू एक्सपेंसिव, ठीक है। तो विच वॉज टू एक्सपेंसिव जब इस पर डिपेंड कर रहा है तो इसको हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ यू डोंट ईट आई वोंट गो, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। इफ यू डोंट ईट, अगर तुम नहीं खाओगे, आई वोंट गो, मैं नहीं जाऊंगा। ये एक सेंटेंस हुआ, इसके अंदर भी दो क्लॉज हैं, एक है इफ यू डोंट ईट, एक है आई वोंट गो। अगर आप किसी को बोलें कि इफ यू डोंट ईट, अगर तुम नहीं खाओगे, इतना सिर्फ, तो वो कुछ नहीं समझेगा। इफ यू डोंट ईट, अगर तुम नहीं खाओगे, तो वो आपसे पूछेगा कि क्या, तो तुम क्या करोगे, ठीक है। तो सुनने वालों को पूरी बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको हम मेन क्लॉज नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, आई वॉन्ट टू गो, मैं नहीं जाऊंगा। किसी ने तुमसे कहा विल यू गो टू द मार्केट, क्या आप बाजार जाएंगे? आप अगर इतना बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू गो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो उसको बात समझ में आ जाएगी। तो मालूम ये होगा कि आई वॉन्ट टू गो ये मेन या प्रिंसिपल क्लॉज है ये, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग से सेंटेंस बन सकता है। लेकिन इफ यू डोंट ईट को आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो आई वॉन्ट टू गो पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए इफ यू डोंट ईट को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह डेफिनेशन और एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ये था सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि इसके मीनिंग से ही
ये इसका डेफिनेशन का पता चल रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग को आप ध्यान में रखिए। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी के अंडर में रहकर काम करना, ठीक है, किसी पर डिपेंड करना। चलिए आप समझते हैं क्लॉज का आखिरी और तीसरा टाइप जो कि है कोऑर्डिनेट क्लॉज। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि क्लॉज का तीसरा टाइप क्या है, जो कि है कोऑर्डिनेट क्लॉज। दोस्तों सब इसको समझने से पहले हम कोऑर्डिनेट का मीनिंग समझेंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब आता है हम रुतबा होना, एक जैसे होना, ठीक है, इक्वल रैंक या इक्वल इंपॉर्टेंस का होना, यानी कि दो चीजें हो और दोनों एक ही इंपॉर्टेंस का हो, ठीक है, उस दोनों का महत्व एक हो, दोनों की अहमियत एक हो, ना कोई किसी से कम हो ना ज्यादा हो। ठीक है, आइए अब इसका डेफिनेशन समझते हैं। दोस्तों ए क्लॉज दैट इज इंडिपेंडेंट एंड ऑफ इक्वल रैंक और इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज उस क्लॉज को बोलते हैं जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, और वो इक्वल रैंक या इक्वल इंपॉर्टेंस का हो। यानी कि इंडिपेंडेंट तो आपने अभी समझ लिया कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है, जो किसी पर डिपेंड ना करता हो, वो अलग से एक सेंटेंस भी बन सके, उसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। और वो कैसा हो कोऑर्डिनेट क्लॉज? वो इक्वल रैंक का हो, यानी कि किसी सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हो तो दोनों का इंपॉर्टेंस या दोनों का रैंक एक जैसा हो, इक्वल हो, न किसी का कम हो न किसी का ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ये जानने की है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही बोलते हैं। ठीक है, तो फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट क्यों कहा गया इसको? कोऑर्डिनेट क्लॉज को भी हम इंडिपेंडेंट क्लॉज ही हम रहने देते, ऐसा तो ऑब्जेक्शन हो सकता है ना, लेकिन उसका जवाब ये है, उसका आंसर ये है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी सेंटेंस के अंदर एक हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं तो दो में से एक क्लॉज इंडिपेंडेंट हो सकता है और दूसरा क्लॉज कोई दूसरा क्लॉज हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज में एक बात ये जानने की है कि किसी सेंटेंस में अगर दो क्लॉजेज हो तो उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज हम उसी वक्त बोलेंगे जबकि दोनों का दोनों इक्वल रैंक का हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, दोनों क्लॉज अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उसको हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, और अगर दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई एक ही इंडिपेंडेंट है तो फिर वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, कोऑर्डिनेट उसको हम नहीं बोलेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हर इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हर कोऑर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल से समझिए कि बर्ड फ्लाई एंड फिश स्विम, परिंदे उड़ते हैं, पक्षियां उड़ते हैं, और एंड फिश स्विम, मछलियां तैरती हैं। इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हैं, एक बर्ड फ्लाई एक फिश स्विम, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल से समझाया आपको ये क्लॉज के पहले टाइप में, ठीक है, यानी मेन क्लॉज में आपको मैंने यही इसी एग्जांपल से समझाया था। तो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी कि दोनों के दोनों एक सेंटेंस बन सकते हैं अलग से। ठीक है, अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि ये एक सेंटेंस में दो क्लॉज हैं और दोनों के दोनों इक्वल रैंक के हैं, इसीलिए बर्ड फ्लाई एंड फिश स्विम ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज हुए। और जब ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप समझिए, जैसे मैंने दूसरा एक एग्जांपल और आपको वहीं पर दिया था कि दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। इस सेंटेंस के अंदर भी दो क्लॉज है, जैसे यहाँ दो क्लॉज था, इसके अंदर भी दो क्लॉज है, लेकिन दे रेस्टेड ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज और व्हेन इवनिंग केम ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज। तो इस सेंटेंस के अंदर भी दो क्लॉज हैं, लेकिन दे रेस्टेड को जो कि इंडिपेंडेंट है इसको हम कोऑर्डिनेट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि व्हेन इवनिंग केम इसके दर्जे का नहीं है, ये इक्वल रैंक का नहीं है, बल्कि दे रेस्टेड ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, और व्हेन इवनिंग केम है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो ये बराबर इक्वल रैंक का, इक्वल इंपॉर्टेंस का दो क्लॉज यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बारीकी आपको ध्यान में रखना होगा कि हर कोऑर्डिनेट क्लॉज तो इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन हर इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा,
कोऑर्डिनेट क्लॉज को, यानी कि अगर सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉजेज हैं तो उसको कौन सा कंजंक्शन जोड़ेगा? जो कंजंक्शन उसको जोड़ता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या इसको कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यह बारीकी या और ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज के लिए जरूरी है कि वो दोनों के दोनों क्लॉज इक्वल रैंक के हों, इक्वल इंपॉर्टेंस के हों। ठीक है, यानी कि वो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, अगला एग्जांपल है ही इज स्लो बट ही इज श्योर। वो धीमा है, वो स्लो है, लेकिन उसको लेकिन वो श्योर है, उसको यकीन है कि वो ये काम कर लेगा। देखिए, ही इज श्योर बट ही इज स्लो बट ही इज श्योर। इस सेंटेंस के अंदर भी दो क्लॉजेज हैं, एक ही इज श्योर, दूसरा ही इज स्लो और दूसरा ही इज श्योर। इसको कौन जोड़ रहा है? बट ये कंजंक्शन है जो यहाँ पर दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट है। कैसे? अगर आप ही इज श्योर, इसको भी आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। ही इज स्लो, इसका भी मीनिंग पूरा कंप्लीट है, ये भी एक सेंटेंस बन सकता है अलग से। ठीक है, तो ये दो बराबर दर्जे के दो क्लॉजेज हुए। ठीक है, ये दोनों इक्वल रैंक के क्लॉज को बट जोड़ रहा है, तो बट क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी दो बराबर इक्वल रैंक रखने वाले क्लॉज को जोड़ने वाले को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये ही इज स्लो और ही इज श्योर, ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया इसको। ठीक है, और ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट भी हैं, दोनों को दोनों क्या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर कोऑर्डिनेट तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, लेकिन हर इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगा, जैसा कि आपने यहाँ समझा एग्जांपल से। अगला एग्जांपल है आइदर ही इज मैड और ही फेंस मैडनेस। देखिए, ये आइदर और ईदर, इसको दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइदर या ईदर। आइदर ही इज मैड, या तो वो पागल है, और ही फेंस मैडनेस, या वो पागलपन का ढोंग कर रहा है। फेंस, इसको फेंस पढ़ते हैं, इसका मतलब आता है कि बहरूप, कोई रूप धारना। ठीक है, या फिर ढोंग करना। और मैडनेस ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैड से बना मैडनेस। ठीक है, तो या तो वो पागल है या वो पागलपन का ढोंग कर रहा है। देखिए, यहाँ भी दो क्लॉज है, एक है आइदर ही इज मैड, दूसरा है और ही फेंस मैडनेस। ये दोनों के दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है, और ये आइदर या ईदर। ठीक है, और ये ही इज मैड, इसको भी आप अलग से एक सेंटेंस बना सकते हैं, और ही फेंस मैडनेस, उसको भी अलग से आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। दोनों का मीनिंग चूंकि कंप्लीट है, तो ये दोनों इक्वल रैंक का एक क्लॉज हुआ। ठीक है, दोनों की क्या है? ये भी इक्वल रैंक का एक क्लॉज है, और ये भी इक्वल रैंक का, इक्वल इंपॉर्टेंस का एक क्लॉज है, और दोनों को जोड़ रहा है, और यहाँ पर ईदर। तो ईदर और ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए, ईदर और ये दोनों क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कहीं कहीं पर देखिएगा सिर्फ और भी आता है, ओ आर, और मीन्स क्या होता है? या, वो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होता है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ही इज मैड और ही फेंस मैडनेस। ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज हुए, और दोनों को जोड़ने वाला है ईदर और। तो उम्मीद है कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और जानने की है कि दो क्लॉज को जोड़ने वाला कौन होता है? कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन अगर सब ऑर्डिनेट क्लॉज से पहले आएगा तो उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेगा। ठीक है, और अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले या दो कोऑर्डिनेट क्लॉज को अगर कोई कंजंक्शन जोड़ता है तो उस कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, कंजंक्शन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये दो कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेगा, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज से पहले आएगा। ठीक है, तो आइए आपको मैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कुछ एग्जांपल्स, कुछ वर्ड्स में आपको लिखा देता हूं, ताकि वो जहां भी आए तो आप आसानी से समझ जाएं कौन है कोऑर्डिनेट क्लॉज और कौन है सब ऑर्डिनेट क्लॉज।
दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ चीफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिखा है। चीफ मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि कंजंक्शंस इतने ही नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स कंजंक्शन बन के यूज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आमतौर पर जो यूज होते हैं इसलिए मैंने उसको यहाँ पर चीफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिखा है, आमतौर पर यूज होने वाले कंजंक्शन। दोस्तों ये सब वर्ड यानी 8 वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखा है, आफ्टर, बिकॉज, दैट, दो, टिल, बिफोर, सिंस, एज, ये सब के सब वर्ड्स यहाँ पर कंजंक्शन बन के आए हैं। लेकिन एक बात और याद रखने की है यहाँ पर कि ये सब वर्ड्स कंजंक्शन के अलावा और भी कुछ बन सकते हैं, ठीक है। वो कैसे हमको मालूम होगा? सेंटेंस में इस्तेमाल के यूज के हिसाब से। जब तक कि कोई वर्ड सेंटेंस में यूज नहीं होता है, किसी भी वर्ड के बारे में हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या वो कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक समझाता हूं। एक वर्ड है बुक। बुक आप जानते होंगे कि बुक मींस क्या होता है? किताब। ये नाउन है, लेकिन ये नाउन देखिए क्या क्या बन के वो यूज हो सकता है। जैसे कि आई हैव ए बुक, इसका मीनिंग क्या है? आई हैव बुक, मेरे पास एक किताब है। तो यहाँ पर बुक का मीनिंग क्या है? किताब। यहाँ पर वो नाउन बन के आया है, ठीक है। अब आगे देखिए, आई सॉ ए बुक, बुक सेलर। आई सॉ ए बुक सेलर, मैंने एक किताब बेचने वाले को देखा। देखिए सेम वर्ड यहाँ पर वो नाउन बन के नहीं आया है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है बुक। सेलर ये नाउन है और इस सेलर को ये बुक डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो एक वर्ड यहाँ पर जो नाउन था यहाँ पर क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। और देखिए, प्लीज बुक ए टिकट फॉर मी, मेरे लिए एक टिकट बुक कर दो। देखिए बुक, बुक का मतलब यहाँ पर आया बुक करना, ठीक है। तो बुक यहाँ पर वो नाउन था, यहाँ पर वो एडजेक्टिव है और बुक यहाँ पर क्या? वर्ब है, ठीक है। तो जब तक कि ये वर्ड इस बुक को हम किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में हम यूज नहीं करेंगे, तब तक कि आप नहीं बोल सकते हैं कि ये बुक नाउन है या वो वर्ब है या वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बुक क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो आप उससे कहिए कि उसको पहले सेंटेंस में यूज करके बताओ हमको, ठीक है। तो सेंटेंस में अगर वो यूज होगा तो आप इस तरह से यूज करके देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कहां पर वो एक ही वर्ड कहां पर नाउन है, कहां पर एडजेक्टिव है, कहां पर वो वर्ब है। तो इसी तरह ये सब वर्ड जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा कंजंक्शन ही बनेगा, ठीक है। ये प्रीपोजिशन भी ये बन सकता है। तो आइए यहाँ पर ये सब क्या है? कंजंक्शन बन रहे हैं। क्या है वो? कौन सा कंजंक्शन? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। यानी कि वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले आएगा या फिर वो उसको जोड़ेगा। देखिए आफ्टर, इसको मैंने यूज किया है सेंटेंस के अंदर। आफ्टर द शावर वॉज ओवर द सन शोन आउट अगेन, बारिश खत्म होने के बाद सूरज दोबारा से निकल आया, दोबारा चमकने लगा, ठीक है। यहाँ पर आफ्टर क्या है? ये कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ये आफ्टर द शावर वॉज ओवर, ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज से ये पहले आया है आफ्टर। दूसरा एग्जांपल है बिकॉज ही रैन अवे, वो भाग गया, बिकॉज ही वॉज ऑफरेड, क्योंकि वो डरा हुआ था। यहाँ में देखिए बिकॉज ही वॉज ऑफरेड, ये क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और बिकॉज ये क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तीसरा एग्जांपल है दैट। दैट को भी आप ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बना सकते हैं। टेल देम दैट आई विल कम, टेल देम उनको बताओ, दैट आई विल कम कि मैं आऊंगा। यहाँ पर देखिए टेल देम दैट, दैट ये क्या है? यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। तो दैट आई विल कम ये एक क्लॉज हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। दो, ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट, उसने सबसे पहले खत्म कर लिया अगरचे उसने लेट से शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ही दो, यहाँ पर क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दो ही बिगेन लेट ये है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अगला है टिल। वेट, विल यू वेट टिल आई, विल यू वेट टिल आई रिटर्न, क्या तुम इंतजार करोगे जब तक कि मैं लौट ना आऊं, ठीक है। जब तक कि मैं लौटूं क्या तुम इंतजार करोगे। देखिए यहाँ पर जो है टिल आई रिटर्न ये एक क्लॉज है, कौन सा क्लॉज? सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और टिल क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बिफोर, आंसर द क्वेश्चंस फर्स्ट बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, पहले प्रश्न का उत्तर दो, ठीक है। बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट, पहले आंसर का
उत्तर दीजिए, सॉरी पहले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। इस सेंटेंस के अंदर बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, ये क्या है, एक क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये बिफोर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट, क्योंकि तुमने ऐसा कहा था, सो मीन्स क्या, ऐसा, क्योंकि तुमने ऐसा कहा था, क्योंकि तुम ऐसा कहते हो, क्योंकि तुम ऐसा कहते हो तो मैं उस पर यकीन कर लूंगा, तो सिंस यू से सो, ये क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सिंस यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन के क्या आया है। उसके बाद है एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, क्योंकि वो वहां पर नहीं था, मैंने उसके भाई से बात की। एज का मीनिंग क्योंकि, चूंकि, जो, या जब भी इसका आता है, जब उसका भाई वहां नहीं, जब वो वहां पर नहीं था, मैंने उसके भाई से बात की। तो एज ही वॉज नॉट देयर, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और एज है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। ठीक है, उसके बाद आइए आप कुछ थोड़ा सा एग्जांपल है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का, उसको भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आइए दोस्तों, आप देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यहाँ मैंने लिखा है चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी कि आमतौर पर यूज होने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब दो कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने वाले को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने वाले को। यहाँ पर जितनी भी जो क्लॉजेज है, हर सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज आए हैं। आइए पहला एग्जांपल लेते हैं, एंड बर्ड फ्लाई एंड फिश स्विम। ये एग्जांपल तो आपने देख लिया। यहाँ पर क्या है, एंड, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट क्लॉज को ये जोड़ रहा है, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज है, दोनों को जोड़ रहा है एंड, तो एंड क्या बन गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अगला एग्जांपल है बट ही इज स्लो बट ही इज श्योर। इस सेंटेंस के अंदर क्या है, बट, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, क्योंकि ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है, और दोनों के दोनों क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। अगला एग्जांपल है फॉर समथिंग फेल इन, फॉर आई हर्ड ए स्प्लैश। कुछ अंदर गिरा है, कुछ पानी में गिरा है। समथिंग फेल इन, कुछ पानी में या कुछ अंदर गिरा है। फॉर आई हर्ड ए स्प्लैश, क्योंकि मैंने छपाक की आवाज सुनी है। ठीक है, यहां पर जो है फोर ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, ये दो कंजंक्शन को दो क्लॉज को जोड़ रहा है, कि समथिंग फेल इन, एक है आई हर्ड ए स्प्लैश। ये दोनों को जोड़ रहा है फोर, और दोनों को दोनों कौन से क्लॉज हैं, दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो फोर को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अगला एग्जांपल है आइदर और, इसको इधर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइदर या आइदर यू टेक इट और लीव इट। इसका मतलब यह है, या तो इसे लो या इसे छोड़ दो। ठीक है, तो आइदर यू टेक इट ये एक क्लॉज हुआ, और लीव इट ये दूसरा क्लॉज हुआ। ठीक है, दोनों के दोनों सब ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, और दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ रहा है आइदर और। ठीक है, तो आइदर और को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दोस्तों ये आइदर और, इसमें ये दो कंजंक्शन है, एक है आइदर ये और, ये दोनों मिलके एक ही कंजंक्शन होता है। क्योंकि कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो पेयर में होते हैं यूज, यानी कि जो जोड़ा बनकर यूज होते हैं, उसमें से एक आइदर और भी है। ठीक है, एक और होता है नाइदर नॉर। तो दोस्तों ये था चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये दो कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है। तो दोस्तों ये था टाइप्स ऑफ क्लॉज की पूरी डिटेल। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है, कहीं पर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।